हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो उसमें हमने 11 पार्ट कर लिए हैं। अब ये 12वां पार्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब क्या चीज़ है ये, ठीक है ना। इसको हम डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में जो पार्ट हमारा 11 था उसमें हमने टॉर्क देखी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, बहुत मजेदार पार्ट था वो भी, मैंने टॉर्क समझाई थी आपको। तो इस पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे, ठीक है, फील लेंगे पूरी इसकी भी, देखते हैं। चलो अब सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज़, अब ध्यान से सुनना क्या चीज़ है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना इसको सबसे पहले हम डिनोट करते हैं इससे, इस सिंबल से, फाई बोलते हैं इसको, ठीक है ना, फाई बोलते हैं इसको, ठीक है, फाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फाई बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले तुम्हें मैं थोड़ा एरिया का कंसेप्ट समझा दूं, ठीक है, क्योंकि एरिया का कंसेप्ट इसमें यूज होगा, ठीक है, एरिया कंसेप्ट, ठीक है, एरिया का कंसेप्ट समझा दूं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो कंसेप्ट यूज होगा एरिया का, ठीक है। अब सुनो एरिया का कंसेप्ट क्या है। देखो यार, जो एरिया है ना, एरिया है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है फिजिक्स में। फिजिक्स में हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, किसको, एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे सर? क्योंकि हम इसको ऐसे लेंगे, देखो फिजिक्स में हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। सर हमने तो पढ़ा था एरिया, तो हमें सर वो लगता था अपना, क्या कहते हैं, स्केलर लगता था सर, एरिया कवर्ड स्केलर, और ये वेक्टर है। कैसे देखो, कैसे वेक्टर है, देखो ध्यान से, ये मैंने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, इसकी साइड ए सारी ए साइड है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इसका एरिया क्या होगा, तो एक सिंपल क्लास 12वीं का बच्चा जवाब देगा मुझे, सर ए इंटू ए स्क्वायर इसका एरिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब आपसे पूछूं इसका एरिया वेक्टर बता मुझे, ये तो तूने मैग्नीट्यूड बताया, एरिया का वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मेरे को क्या बता दूं, इसका मुझे तू वेक्टर बता, एरिया वेक्टर बता मुझे तू। तो एरिया वेक्टर जब आप बताओगे ना, तो आप क्या करोगे बेसिकली, मान लो इसको कुछ मान लेते हैं ए बी सी डी, तो आप बेसिकली ए बी वेक्टर, जो ए बी लेंथ है, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे किसके साथ, BC वेक्टर के साथ। कोई दिक्कत इसमें किसी को? और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है इसका, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कर रहे हैं हम इसका, क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देगा, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर देता है। 11वीं की बातें, 11वीं की बातें जो आपने पढ़ी थी, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है, इसके लिए पढ़ना पढ़ी होंगी यार कहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कह रहा सबने नहीं पढ़ी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या है सर, ए है, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ए है, ए है ना, ए है ना, अरे बोलना, ए है ना, हाँ सर ए है। BC भी ए है सर, BC भी ए है। देखो तो इसको देखो, ए बी क्रॉस BC को आप कैसे लिखोगे, ए बी इंटू BC, और साइन थीटा आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ऐसे समझो इसको, है ना, साइन थीटा आ जाता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ऐसे लिखा मैंने इसको, है ना। अब सुनना, तो ए बी क्या था, ए था, BC क्या था, ए था, साइन थीटा, साइन थीटा इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री सर, साइन 91 होता है, इसलिए लिख नहीं रहा है, साइन 90 लिख लो, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं सर। अब सुनना, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर आ गया, साइन 91 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये तो इसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे मिल रहा था, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, है ना, डायरेक्शन बता दो सर इसकी क्या होगी, किस तरफ होगा एरिया वेक्टर। अब देखो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्या, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं आई कैप, ये आई कैप वाला वेक्टर होता है, ये जे कैप वाला होता है, और जो जेड एक्सिस होता है, जो जेड एक्सिस होता है वो क्या होता है, वो के कैप होता है, वो क्या होता है, वो के कैप होता है, ठीक है। तो जब आपने क्या करा बेसिकली, आपने ये आई था, ये आई वेक्टर था, ये जे वेक्टर था, समझ लो, ये आई था, ये जे था, आई इंटू जे करोगे, आई क्रॉस जे करोगे, क्या मिलेगा, के मिलेगा, पढ़ा होगा आपने, आई क्रॉस जे करते हो के मिलता है ना, के मिलता है। तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो के होगी, क्या होगी, के होगी, या फिर माइनस के भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है ना, स्पेसिफाइड है क्योंकि आगे पीछे दोनों वाली डायरेक्शन इसको ले सकते हैं। अगर आगे की बोली है उसने सिर्फ पॉजिटिव वाली, तो पॉजिटिव वाली लो, पीछे वाली भी ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि पूरा जेड एक्सिस प्लस माइनस के होता है, पॉजिटिव वाला प्लस के, पीछे वाला माइनस के। क्योंकि देखो एरिया निकालने के लिए आप BC इंटू बी ए भी कर सकते हो, तो आप बेसिकली J इंटू आई भी कर सकते हो, तो J इंटू आई तो माइनस के देगा, आप I इंटू जे भी कर सकते, आई क्रॉस जे भी कर सकते हो, तो ये आपको क्या देगा, के पॉजिटिव देगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये तो सर अब तक हमने क्या सीखा, सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन हमें सर बचपन में लगता था कि वो स्केलर है, पर आपसे मैंने पूछा है किसने कहा स्केलर है, एरिया वेक्टर है। वेक्टर कैसे है, एरिया होता है ए बी क्रॉस BC, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन बी आई बी इंटू BC, ए इंटू ए साइन थीटा,
ए क्रॉस जे हमें बताया था सर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं 11वीं में। अब क्या करें, अब क्या करें, मैं 11वीं वीडियो देखो जाके, वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है। तो ये बात है, इतना क्लियर सबको? तो इतना समझ आ गया सर। एरिया जो है ना, एरिया जो है ना सर, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, क्या है वो सर वेक्टर है। अब सुनना, ये जो के कैप आया, अब सुनना मेरी बात को, एरिया क्या है, ये एरिया इसका, ये एरिया इसका मैग्नीट्यूड, और जो इसकी डायरेक्शन आई है, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन आई है एरिया वेक्टर की, वो ऐसे आई है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आई है ना, जे कैप इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना। तो मैं कहता हूँ जो एरिया है रिजल्टेंट है आपका जो ए क्रॉस बी करके, वो क्या है, परपेंडिकुलर आया है किसके, टू द प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी। जिस प्लेन में ए क्रॉस बी है उससे परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, बस ये कंसेप्ट चाहिए, ठीक है, ये कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, नोट करो अभी की बात को, कि जो डायरेक्शन होगी किसकी, एरिया वेक्टर की, वो परपेंडिकुलर होगी प्लेन सरफेस की। कोई भी प्लेन सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी वो। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो। मान लो कुछ ऐसा बना दिया मैंने, कैसा सर, मान लो कुछ इस प्रकार से मैंने बना दिया, ऐसे बना दिया मैंने, मान लो यहाँ पे मैंने इस बार जेड ले लिया, यहाँ पे एक्स ले लिया और यहाँ पे वाई ले लिया, और ये एरिया बनाया आपका मैंने जेड एक्स में, पहले वाई एक्स में बनाया था, जेड एक्स में बना दिया। तो ये एरिया मैंने पूछा आपकी इसकी डायरेक्शन बताओ, तो आपको पता है जिस प्लेन में एरिया होगा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वाई वाली डायरेक्शन होगी। वाई को क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं, जे कैप, तो जे कैप में इसकी डायरेक्शन होगी। समझ लो सॉरी, अब बताओ, बोलो मैंने, अब मैंने आपको कह दिया कि बेसिकली इसकी बता दो मुझे, z हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, और यहाँ पे मैंने बना लिया एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ट्रायंगल बना लिया, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना दिया, मान लो इसके साथ जोड़ के ऐसे ट्रायंगल बना दिया मैंने, ऐसे बना लिया ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो इस प्लेन में वाई एक्स में, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जेड वाली होगी। अगर इसका एरिया पूछ लिया आपसे, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मान लो परपेंडिकुलर है तो हाफ बेस इंटू हाइट होगी इसकी, इंटू में इसकी डायरेक्शन लिख दो आप। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन क्या होगी सर, जे में है। जे में मतलब क्या, जे में मतलब डायरेक्शन क्या है, जे मतलब देखो आई जे के कैप, ठीक है, जेड सॉरी जी बोल रहा हूँ, इसको जेड भी बोल दो, ठीक है। जेड वाली डायरेक्शन के कैप होती है, ठीक है, समझ आ गया। माइनस के भी लिख सकते हो, ठीक है, तो डिपेंड करता है आगे पीछे जो भी है। तो हमने क्या देखा सर, कि जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जहाँ पे उसका प्लेन होगा ना उससे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये क्या है, देखो ये मैंने लिखा क्या, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी लिखा है मैंने, साथ में क्या लिखी, इसकी डायरेक्शन भी लिखी है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसका डायरेक्शन भी है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना बात को। फिजिक्स वालों को उसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन कर रखी है, ठीक है। अभी समझाएंगे इसको आगे, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, इतना क्लियर होना चाहिए। अब सुनना मेरी बात को आगे। अब जो हमने अब तक एरिया वेक्टर पढ़ा, वो हमने पढ़ा 2D सरफेस के लिए। 2D था ना, लेंथ और ब्रेथ था, हाइट भी नहीं थी। अब 2D सरफेस को ना जो हम ओपन सरफेस बोलते हैं, वो आगे पीछे स्कूल होगा, ओपन सरफेस है। इसमें जो है ना दोनों डायरेक्शन करेक्ट होती है, आगे पीछे वाली वो डायरेक्शन। अगर आप प्लस के लिया तब भी सही था, माइनस के लिया तब भी सही था, ये दोनों ही सही था, ठीक है। माइनस जे लिया तब भी सही था, प्लस जे लिया तब भी सही था, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन में करेक्ट होते हैं, नोट करो। अब 3D सरफेस पे बात कर लेते हैं, इसके एरिया में, समझ लो। अब 3D सरफेस पे बात कर लेते हैं। अब जो 3D सरफेस का केस है ना, देखो 3D सरफेस बहुत सारे 2D सरफेस को जोड़ के बना है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ये एक प्लेन सरफेस लिया, ये एक और प्लेन सरफेस लिया, इसको जोड़ दिया, क्या बन गया, 3D बन गया, क्यूब बन गया, बात खत्म, ठीक है। तो 3D सरफेस बहुत सारे प्लेन सरफेस को जोड़ के बना है। अब 3D सरफेस को बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस है, ओपन नहीं है भाई कहीं से, क्लोज्ड है। इसमें जो हम डायरेक्शन लेते हैं ना, वो हम बस एक डायरेक्शन लेते हैं, एक डायरेक्शन मार रखी है हमने, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल, लिख लो, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज एरिया वेक्टर। सिर्फ आउटवर्ड, समझो बात को। ये मान लो मैंने क्यूब बनाया था सर, रफ क्यों कर दिया भूल गया यार तो देखो इसमें ये एक एरिया वेक्टर है, यहाँ पे भी एरिया, यहाँ पे भी एरिया, यहाँ पे भी एरिया। अब सर हम डायरेक्शन कौन सी लें, तो इसमें ना सिर्फ हम बाहर निकलती हुई रेज ही लेते हैं, ये वाली बाहर निकलती हुई, ठीक है, समझ लो। इसमें सिर्फ हम बाहर निकलती है, और हाँ ये परपेंडिकुलर है इसके सरफेस के, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखो। सिर्फ बाहर निकलती हुई यही एरिया वेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, यही एरिया वेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। समझ लो बात, समझ रहे हो बात को। बाहर निकलने वाली को थोड़ी सी फील्ड भी दिला देता हूँ। देखो मान लो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बना दिया, तो ये मान लो एक्स वाई एक्सिस पे, तो इसके परपेंडिकुलर है ये भी इसके परपेंडिकुलर, तो हमने सिर्फ बाहर वाली लिया, ठीक है, फील है थोड़ी सी इसकी, ठीक, हमने सिर्फ बाहर वाली ली है। अब एक और सरफेस ले लो, मान लो एक मान लो सिलेंडर है,
सिलेंडर है, तो इसमें कैसे लेंगे सर, इसमें भी बाहर जाती हुई बाहर जाती हुई बाहर जाती हुई, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। अगर मान लो सर हमने एक स्फीयर ले लिया 3D सरफेस स्फीयर ले लिया, इसमें भी बाहर जाती हुई बाहर जाती हुई बाहर जाती हुई एरिया वेक्टर से, ठीक है, पर परपेंडिकुलर है, ये ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एरिया वेक्टर की चर्चा थी। इसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताना था एरिया वेक्टर क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा एरिया वेक्टर, ठीक है। आप लोग अभी से पढ़ते आ रहे हो, आपको लग रहा है वैसे तो पढ़ाया किसने नहीं कि एरिया स्केलर है, लेकिन आप हमेशा उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो ना, लेकिन अब उसका थोड़ा सा कंसेप्ट ये भी है, ठीक है, उसका डायरेक्शन का कंसेप्ट भी है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर तरफ है, ठीक है, तो इसका कंसेप्ट भी थोड़ा होता है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, अब आया मेन टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है भाई, सिंपल डेफिनेशन है इसकी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कौन सी फील्ड लाइन सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, भाई बार बार नहीं बोलूंगा, फील्ड लाइन सर पढ़ाई थी आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ एक पार्ट था सर उसमें था, 7वां 8वां पार्ट था शायद, 10वां पार्ट था सॉरी मेरे ख्याल से, जो भी देख लेना आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग, सर ये फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक नंबर ही है, बस फील्ड लाइंस का एक नंबर है जो क्या करेगी, जो पास कर रही है। कहाँ से पास कर रही है सर, कहाँ से पास कर रही है, नदी पास कर रही है, बॉर्डर पास कर रही है, बिल्डिंग पास कर रही है, ना 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 ऐसी कोई चीज़ पास नहीं कर रही, ये पास कर रही है परपेंडिकुलर। कैसे पास करें, इरेक्ट, बिल्कुल परपेंडिकुलर। किससे परपेंडिकुलर है ये तो बता दो, प्लेन सरफेस से, टू अ प्लेन सरफेस, टू प्लेन सरफेस, कोई भी प्लेन सरफेस हो सकता है, उससे परपेंडिकुलर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही हैं वो बना रही है। मान लो ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है डस्टर, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर मान लो ये फील्ड लाइन है, इसके परपेंडिकुलर गई, इसके परपेंडिकुलर गई, यही क्या, ये फ्लक्स कंस्टिट्यूट करेगी, यही फ्लक्स बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। मान लो, समझो बात को ऐसे, ये एक प्लेन सरफेस है बेटे, ये क्या एक प्लेन सरफेस है, अब इससे कितनी फील्ड लाइंस जा रही है, कौन सी, परपेंडिकुलर वाली, ऐसे समझो उसको, थोड़ी गंदी सी फिगर बन गई, फील वाली फिगर नहीं बनी, फील कैसे देना है आपको, फील वाली फिगर बनाते हैं इसमें थोड़ी सी, हाँ ठीक है, थोड़ी सी फील आ रही होगी इसमें, थोड़ी गंदी बन गई थी। ये क्या परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर है इसमें। तो ये जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक एरिया पे पास कर रही है और वो भी परपेंडिकुलर, मैंने आपको पूछा इसका फ्लक्स बताओ, तो आप कहोगे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना परपेंडिकुलर वही इसकी फ्लक्स है 2, नंबर ही तो है, ये नंबर ही तो है, और नंबर है तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, क्योंकि नंबर तो स्केलर है ही है सर, नंबर का कोई वेक्टर नहीं। मैंने बोला 2 नंबर है, मुझे 2 नंबर चाहिए, किस डायरेक्शन में 2 नंबर चाहिए थोड़ी बताता हूँ, ठीक है ना, इसकी 2 है। अब मैंने मान लो एक बड़ा सरफेस ले लिया, तो अब बड़ा सरफेस है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इससे ज्यादा लाइनें पास कर पाएंगे, समझ लो बात, बड़े सरफेस से ज्यादा लाइनें पास कर पाए, 3 लाइनें पास करनी तो इसकी फ्लक्स 3 होगी। अब मान लो मैंने सरफेस तो उतना ही लिया, पर डेंसिटी बढ़ा दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, पावर बढ़ा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगी परपेंडिकुलर पास करने, 4 होगी यहाँ पे, तो 5 4 हो गए। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, मतलब सर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस बनेगी, सही बात है कि नहीं सर, सही बात है कि नहीं, फील है, फील है, जितनी ज्यादा तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आओगे उतनी ज्यादा लाइनें क्रॉस होंगी, बिल्कुल सही बात है, उतनी ज्यादा फ्लक्स बनेगी, बिल्कुल सर। और फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया वेक्टर की, जितना बड़ा एरिया होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कवर कर पाएगा, समझ लो बात, फील ले पा रहे, फील ले पा रहे, फील ले पा रहे, फील ले ली सर, ठीक। तो इन्हीं दोनों से मिलकर बन गया हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। फिजिक्स वालों को चाहिए क्या, बस 2 प्रोपोर्शनैलिटी के साइन मिल जाते हैं, हम फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनाया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो E डॉट ए है, डॉट प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर क्वांटिटी देगा 2 वेक्टर्स का, ये वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही आपको स्केलर देगा ना, क्रॉस कर दोगे फिर तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक cos थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड, बात खत्म, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही होगा इसका, तो बेसिक सिंपल बात, समझ में आई, समझ में आई बेटे, समझ में आई सर, समझ में तो आई पर दिमाग में नहीं, समझ में आनी चाहिए भाई सर, ये तो समझ आ गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर, किस सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, इसकी फील्ड क्या है सर, हम ले क्यों रहे हैं फील्ड लाइंस, हमें चाहिए क्यों ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर वाली, क्या है ऐसा इन परपेंडिकुलर। अब देखो यार, ये बेसिकली ना हमें इंटेंसिटी बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पर्टिकुलर एरिया पे, कि इस एरिया पे कितनी इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही है, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही है इस एरिया पर्टिकुलर एरिया पे। अगर इस एरिया पे पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना, समझ लो बात को। अब सर परपेंडिकुलर वाली क्यों लेनी है, परपेंडिकुलर वाली क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली मैक्सिमम इंपैक्ट जनरेट करेगी, समझो बात। मान लो एक एग्जांपल ले लो, आपने बेसिकली एग्जांपल ले लो आप, किसका एग्जांपल दूंगा आपको, बारिश हो रही है मान लो, ठीक है, बारिश हो रही है, आप बारिश में खड़े हो, अगर बारिश आपके ऊपर सीधी पड़ती है, सीधी मतलब कैसे, परपेंडिकुलर, आपके सिर के पूरे परपेंडिकुलर, जोर की पड़ती है सिर पे, ओले पड़ रहे मान लो, ओले पड़ गए सर मरवाओगे कोई बात नहीं, ओले पड़ रहे मान लो, आपके परपेंडिकुलर पड़ेंगे अगर ओले तो ज्यादा जोर की लगेंगे।
एज कम्पेयर अगर स्लैंट पढ़ेंगे, स्लांट मतलब क्या, थोड़े टेढ़े एंगल पे पढ़ेंगे तो बेसिकली वो कम ओल्ले पड़ेंगे। तो देखो मान लो कि सीधे ओल्ले पड़ रहे हैं तो पूरा पूरा ओल्ले का सरफेस आपके सिर के कांटेक्ट पे है तो ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अब मान लो टेढ़े ओल्ले पड़ रहे हैं, टेढ़े ओल्ले पड़ रहे हैं तो आपके सिर पर जो इफेक्टिव पार्ट पड़ेगा ना ओल्ले का, सुनना मेरी बात को, सर क्या पढ़ा रहे हो, थीटा एंगल पे किसी ओल्ले पड़ रहे हैं आपके सिर पे, थीटा एंगल पे किसी ओल्ले पड़ रहे हैं आपके सिर पे, तो थीटा की तरफ ओल्ले का कौन सा कंपोनेंट उठेगा, ओल्ले को क्या बोले, ओ कोस थीटा, ओल्ले कोस थीटा और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ओल्ले साइन थीटा। तो आपके सिर पर जो इफेक्टिव कंपोनेंट पड़ रहा है ना ओल्ले का, वो ओ साइन थीटा वाला कंपोनेंट पड़ रहा है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्योंकि कॉस थीटा वाला कंपोनेंट तो भाग लिया और साइन थीटा वाला कंपोनेंट ही तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। या इसको ऐसे समझो यार, या इसको ऐसे समझो कि वैसे तो कॉस थीटा वाला आएगा यहाँ पे, देखो ऐसे मान लो ये आपके सीधा वाला पड़ रहा था, टेढ़ा वाला पड़ा है यहाँ पे ऐसे किसी थीटा एंगल पे, ऐसे समझो ये वाला एंगल हो इस बार हम इससे लेते हैं हम एंगल, परपेंडिकुलर से किसी थीटा एंगल पे आपके ओल्ले पड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे लेते हैं हम एंगल। वैसे ना इस परपेंडिकुलर से एंगल जनरेट करते हैं, सिर, ये सिर का सरफेस तो क्योंकि अनइवन होगा ना तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उससे थीटा एंगल पे आपके सिर पे ओल्ले पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में समझाना है, ठीक है। तो अब थीटा की तरफ कंपोनेंट टूटेगा ई कॉस थीटा, सॉरी ओल्ले कॉस थीटा, सर ओल्ले लिया था, और इस तरफ कंपोनेंट टूटेगा ओल्ले साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला। तो सर ओल्ले साइन थीटा तो बड़े प्यार से हमारे सिर को ऐसे सहला रहा, हमारा सिर है ऐसे सहला रहा है ओल्ले साइन थीटा, सिर को ऐसे मार नहीं पड़ने दे रहा है, ऐसे ऐसे सहला रहा है ओल्ले साइन थीटा। लेकिन जो ओल्ले कोस थीटा वो ऐसे पड़ रहा है सिर पे, ठा 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 सिर बज रहा है हमारा, तो इफेक्टिव क्या ओल्ले कोस थीटा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इफेक्टिव है। समझ लो बात को, समझ लो बात को, इसलिए परपेंडिकुलर चीज चाहिए। समझ आ गई, इतना फील आ गई, क्यों चाहिए सर, डिपेंड करने आगे भी जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वगैरह वगैरह उसमें यूज हो गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी जा रही है एरिया पे, ताकि हम इसकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं इससे, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये इसकी फील है बेसिकली, फील लेना जरूरी यार, क्यों पढ़ रहे हैं चीज को पता तो होना चाहिए। समझ बात, ठीक है। तो अब देखो इसी हम ओल्ले साइन थीटा को जो हमने अभी पढ़ा, नया कंसेप्ट सर ओल्ले साइन थीटा, इसको हम अभी एक ई साइन थीटा के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो बेसिकली, अब देखो ये एरिया है कोई, तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा सर, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, समझ समझ बाहर की तरफ होगा एरिया वेक्टर। अब मान लो, सुनना सुनना, मान लो ये जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इससे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इसके परपेंडिकुलर, समझ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके या परपेंडिकुलर नहीं यार, परपेंडिकुलर तो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर फिर तो सेम ही हो जाएगा, बाद में देखेंगे उस केस को, ठीक है। समझो ऐसे एरिया वेक्टर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता है, यहाँ के एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है। अब मान लो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो परपेंडिकुलर नहीं जा रही, मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर, वो टेढ़ी होके जा रही है, वो इस टेढ़ी होके जा रही है कुछ थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे जा रही है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, थीटा एंगल पे जा रही है, ठीक है। तो अब हमें तो सर इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए क्योंकि वही मैक्सिमम इंपैक्ट जनरेट करेगा, तो इसका परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर वाला यहाँ पे जाएगा ई कॉस थीटा, थीटा की तरफ ई कॉस थीटा टूटा और थीटा की तरफ ई साइन थीटा टूटा। तो ये तो देखो इसके पैरेलल है, इस सरफेस के पैरेलल वाला है, तो ऐसे सहला रहा है इसको, इस पर कोई इंपैक्ट जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला इसको काट के जा रहा है, काट चल 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 ऐसे काट रहा है इसको, समझ लो बात, फील आ रही, हाँ बस ये तभी इसमें क्या लिया ई कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, देख लो देख लो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाला लेंगे। और थीटा क्या होगा, थीटा होगा एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल होगा, एरिया वेक्टर और ई के बीच का जो थीटा है, जो बीच का थीटा है वही लेना है, मतलब जो एरिया वेक्टर और इसके बीच का जो थीटा है ना, जो एंगल है वही लेना। समझ लो बात को, समझ लो बात को। तो ई का आपने कौन सा कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट दिया, जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो, समझ लो बात को, जो एरिया वेक्टर के अलोंग, ई कॉस थीटा लिया ना, एरिया वेक्टर के अलोंग है, एरिया वेक्टर के अलोंग ही है ना, हाँ सर। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर, समझ लो बात को, बस यही बच्चे मार खा लेते हैं और वो गलत मतलब सेट बता के बस फिर काम खराब कर लेते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली आपको सेट, अगर परपेंडिकुलर है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है कॉस थीटा की, क्यों सर, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर है सिर्फ इसके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का थीटा कितना, 0, cos 0 1, तो मैक्सिमम जनरेट होती है फ्लक्स, ठीक है ना। अब देखो एसआई यूनिट पे भी चर्चा करवा दो सर, एसआई यूनिट तो बताएंगे सर, आप सब कुछ बता दो तो एसआई यूनिट नहीं बताते, अरे यार तुम्हें इतना कुछ सिखा दे, कैलकुलेट कर लो क्या है फॉर्मूला, ई है, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किस में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोल अबे बोल ना, अरे बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या बताई थी
सर इसकी यूनिट आपने बताई थी हमें, शायद कुछ कुछ बताई तो थी सर, याद नहीं आ रही इसकी यूनिट इसकी यूनिट बताई थी हमने, क्या दिखा था देख, दोबारा से ड्राइव कर ले, K/r², 4 की यूनिट कूलम, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर स्क्वायर, है ना, है ना। ओह सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी गलत बोल दिया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मैंने बताई थी न्यूटन पर कूलम, है ना, फोर्स पर कूलम चार्ज में भी बताई थी, तो न्यूटन पर कूलम है इसकी, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी क्या बन गई ऐसे यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये बन गई इसकी ऐसे यूनिट, नंबर है ऐसे यूनिट इसकी बन गई, ठीक है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर 3D में, ये तो 2D सर्फेसेस की बात कर दी आपने, अब फ्लक्स एट 3D दिखा दो सर, 3D दिखा दो सर बदमाश। तो देखो 3D में आपको बताया था ए जो है नॉर्मली आउटवर्ड जाएगा, बाहर जाएगा परपेंडिकुलर सरफेस, ठीक है। तो 3D सरफेस ले लें क्या, बोलो, तुम बोलोगे ले लेंगे, तुम बोलोगे नहीं लेंगे, ले लेगा 3D सरफेस, बताओ सर ले लेते हैं 3D सरफेस, ठीक है। तो ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं 3D सरफेस में, ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका z है, ठीक है। तो 3D सरफेस बनाते हैं अब इसमें बढ़िया से, सर ड्राइंग बहुत मस्त है सर, आपको समझ ही नहीं आती कोई बात नहीं यार, सबका टाइम आता है हमारा भी आएगा। तो ये बन गया आपका, कितना तगड़ा क्यूब बना दिया यार, आर्टिस्ट भी शर्मा जाए, ठीक है। तो अब देखो इसके ना 6 फेसेस आपको दिख रहे होंगे, इसके 6 फेसेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये पहला फेस इस तरफ वाला, दूसरा फेस इस तरफ वाला, या इसको मान लो दूसरा फेस इस तरफ वाला, और तीसरा फेस ये नीचे, चौथा फेस ये ऊपर। सर 6 कहाँ हो गए, यहाँ भी है, यहाँ पे, लेकिन इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ से निकलवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, हम यहाँ से निकलवाएंगे साइड से, ठीक है। अब आपको निकालना क्या, बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, क्वेश्चन है आपका फाइंड फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स निकालनी है आपने फेस 1 2 3 4, ये जो फेसेस मार्क किए ना मैंने, यहाँ से फ्लक्स निकालो, इस पहले फेस से कितनी जा रही है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, ठीक है। तो सर हम पहले कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स थ्रू 1, पहले फ्लक्स थ्रू 1, ठीक है, समझे, पहले फेस से कितनी फ्लक्स जाएगी, ठीक है। तो मान लो यहाँ से फ्लक्स जा भी रही है कुछ ना कुछ, ठीक है, अभी तो मैं इतने कैलकुलेशन में वो नहीं ले रहा, ठीक, कुछ जा रही है फ्लक्स, ठीक है, ऐसे मान लो, चलो ठीक, फिगर गंदी करनी थी, क्या करें। तो फ्लक्स थ्रू एरिया 1 देखते हैं सर, ये कितनी होगी सर, हमें पता है सर कोई भी फ्लक्स है वो होती है EA cos थीटा, EA cos थीटा। अब सर जो क्या कहते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको मान लो आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो E0 है कुछ, ठीक है, E0 है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, I कैप में है वो, आई कैप में है ना, ये देखो आई कैप में, एक्स एक्सिस मतलब क्या, I कैप में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 है, समझिए बात को, E0 है ना। और एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर तो सर ये मान लो A1 मान लो, A साइड का है, A साइड का क्यूब है, तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, एरिया वेक्टर क्या हो गया, A² हो गया, क्योंकि इस फेस का सिर्फ एरिया लेना है, एक फेस का, ये फेस एक स्क्वायर ही तो बन रहा है, एक फेस एक स्क्वायर ही तो बन रहा है, तो एरिया वेक्टर हो गया A²। अब सर कॉस के बीच का एंगल कितना ले, बस इसी की दिक्कत है, कॉस के बीच का एंगल कितना ले। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है इधर, अगर मैं इस पहले फेस का एरिया वेक्टर बनाऊं तो वो बाहर जाएगा परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर होगा इसका। तो एरिया वेक्टर जा रहा है इधर, लेकिन इस एरिया वेक्टर से जो लाइन पास हो रही है वो जा रही है इधर, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल, तो cos 180 डिग्री, ठीक है, और cos 180 डिग्री होता है -1, तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 E0 A²। समझ आ गई बात, समझ आ गई होगी बात, आई होप सबको क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है ना, क्लियर है ना बात, यस सर क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो हो गया फ्लक्स थ्रू एरिया, इस फेस की तरफ, इस फेस की तरफ से इतनी आएगी। अब देखते हैं 2 एरिया से, फ्लक्स थ्रू एरिया 2, ठीक है, तो ये भी सर होगा EA cos थीटा, है ना। लेकिन अब देखो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा इस तरफ होगा, फ्लक्स भी इसी तरफ है, फ्लक्स कह रहा, सॉरी माय बैड, फ्लक्स कह रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, सेम उस पे, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया, तो ये कितना से बन गया, E0 A² बन गया सिंपली, E0 A², सिंपल, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, प्लस का, और वो भी प्लस का बना, ठीक। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू 3, अब 3 इधर जा रहा है एरिया, फ्लक्स जा रही है इधर, इन दोनों के बीच का एंगल 90, कितना बन रहा है एंगल 90, है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो फेस 3 है वो नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ है तो एरिया ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, और फील्ड ऐसे जा रही है इससे, है ना, फील्ड तो ऐसे जा रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 90, तो यहाँ पे cos 90 आएगा, EA cos 90, और cos 90 तो सर 0 होता है, मतलब यहाँ पे कोई फ्लक्स ही नहीं बनेगी, सर यहाँ पे कोई फ्लक्स ही नहीं बन रही, ऐसा हो गया, फील लो इसकी, फील देखो, फ्लक्स क्यों नहीं बन रही यहाँ पे, क्यों नहीं बन पा रही यहाँ पे, देखो
ये जो है ना एरिया ऐसे पड़ा है, ऐसे नीचे की तरफ है, और फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे इसके ऊपर से, ऐसे राम राम से इसको ऐसे, तो इस पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रही है या नहीं कर पा रही? जीरो। फील लो, क्वेश्चन से फील लो। और ऐसे ही फोर्थ वाला एरिया के साथ भी ऐसा ही होगा, ये एरिया वेक्टर ऊपर, फ्लक्स ऐसे जा रही है 90 डिग्री, यहाँ भी जीरो आ जाएगा। समझ आ गया? समझ आ गया सबको? समझ आ गया? आई होप सबको क्लियर होगा, आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब फिफ्थ और सिक्स्थ एरिया, फिफ्थ कौन सा है? ये जो आगे वाला फेस है, इस एरिया और पीछे वाले एरिया पे भी निकाल के दिखाओ। तो ये एरिया ऐसे, फ्लक्स ऐसे, फिर 90 डिग्री, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, आगे और पीछे भी जीरो है, नीचे और ऊपर भी जीरो है, बस फ्लक्स कहाँ बन रही है? यहाँ और यहाँ बन रही है, यहाँ और यहाँ बन रही है परपेंडिकुलर वाले केस में। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप सबको। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं फ्लक्स थ्रू होल क्यूब पूछूं, पूरे क्यूब से फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब निकालोगे, पूरे क्यूब से फ्लक्स निकालोगे, तो सारी फ्लक्स को ऐड कर दो, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, क्योंकि स्केलर ही ऐड कर सकते हैं सिंपली, सारी फ्लक्स को ऐड कर दो 6 बड़ी। तो देखो छठी, पांचवी छठी जीरो थी, तीसरी चौथी भी जीरो थी, फर्स्ट और 2 थी, लेकिन इन दोनों का साइन अपोजिट था। एक थी ई नॉट ए स्क्वायर पॉजिटिव वाली, एक थी ई नॉट ए स्क्वायर नेगेटिव वाली, क्योंकि माइनस कॉस 180 आया था, तो ये भी कट होगी। तो होल क्यूब से अगर हम फ्लक्स देखूंगा ना, रिजल्टेंट वो जीरो आएगी। ठीक है, वो जीरो आएगी। तो यहां से हम एक चीज क्या करते हैं, अपना कंक्लूड कर सकते हैं, एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी और कोई भी 3D सरफेस हो, तो जो फ्लक्स आएगी ना, नेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, नेट फ्लक्स पूरे, वो जीरो आएगी हमेशा जीरो आएगी ना, 1 नेट गुना 3 हमेशा जीरो आएगी। पूरे क्लोज सरफेस से जितनी फ्लक्स होगी वो हमेशा जीरो आएगी। कोई भी क्लोज सरफेस है उससे हमेशा जो फ्लक्स आएगी वो जीरो आएगी, नेट फ्लक्स। नेट फेसेस की बात करोगे फिर तो है, क्योंकि फ्लक्स का कंसेप्ट यार एरिया वेक्टर पे ज्यादातर होता है, कितने एरिया पे कितनी फील्ड बढ़ रही है। क्लोज्ड में तो कोई वो नहीं, समझ रहे हो बात? फील ले पा रहे? हाँ, बस ये फील आनी चाहिए तुम्हें। ठीक, कोई दिक्कत इसको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट उसमें बेसिकली हम देखेंगे, बेसिकली मेरे ख्याल से अगला गॉस लॉ ही आएगा। ठीक है, गॉस लॉ से पहले हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे, फिर हम गॉस लॉ देख लेंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है ना, गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ, इसमें बहुत क्वेश्चन फंसते हैं और ये बच्चों को फंसाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस लॉ देखेंगे और थोड़े क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो आज के लिए इतने रखते हैं यार। ठीक है ना, आज के लिए इतने रखते हैं। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा, फील आ रही होगी। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, और सबसे जरूरी जो भी पढ़ा उसको ज़िंदगी में उतारते रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, है ना, खेलते रहो। थैंक यू।